दोस्तों आज डेट है 25 जनवरी 2022। तो द हिंदू के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस, न्यूज़ ऑन एयर, इकोनॉमिक टाइम्स की जितनी भी न्यूज़ होंगी हम लोग सारी कवर करेंगे। और कोशिश कर रहा हूँ मैं कल से न्यूज़पेपर एनालिसिस ही लेके चला हूँ, क्योंकि इसमें व्यू नहीं बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से आप लोगों का इंटरेस्ट कम आ रहा है इस फॉर्म में करवाने से। तो देखते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में क्या होता है। फिलहाल इस टाइप का ये लास्ट लेक्चर है। कल से मैं कोशिश करूँगा कि आपका नेक्स्ट टाइम से आपका न्यूज़पेपर की फॉर्मेट में आए, ठीक है, जिस हिसाब से द हिंदू एनालिसिस करवाते हैं। उसके बाद वोकैब क्लासेस भी बंद हो जाएगा, क्योंकि वोकैब्स को उसी में इंक्लूड कर लूँगा मैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया में पहली बार स्टेट लेवल बर्ड एटलस किसने लॉन्च किया है? तो इंडिया में पहली बार स्टेट लेवल बर्ड एटलस ये लॉन्च किया गया है केरल द्वारा। किसके द्वारा? केरल द्वारा। ये देख लीजिए, केरला गवर्नमेंट द्वारा फर्स्ट एवर बर्ड एटलस जारी किया गया है। तो अभी तक का एशिया का लार्जेस्ट बर्ड एटलस है। द हिंदू की न्यूज़ है, उसमें बताया गया है कि केरल ने अपना बर्ड एटलस जारी कर दिया है, जो कि एशिया का लार्जेस्ट बर्ड एटलस है। बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट बर्ड एटलस इंडिया में जारी किया गया है। इसमें बर्ड्स की फॉर्म, उनके हैबिटेट, कहाँ पे रहते हैं, क्या क्या बर्ड स्पीसीज़ हैं, उन सब की जानकारी दी गई है। लगभग 1000 वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया इसमें। तो केरला बर्ड एटलस एक सिस्टमेटिक सर्वे है, 60 दिनों तक चला, ठीक है, 2 बार, 60 दिनों में 2 बार चला। तो ये था आपका केरला बर्ड एटलस, जो कि एशिया में लार्जेस्ट बर्ड एटलस है। केरल की बात करें तो ये मैप में देख लीजिए आप, ये है आपका केरल। चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है, पिनराई विजयन है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। याद रखिएगा, वेमनाड लेक केरल में ही है। उसके अलावा इसलिए चर्चा में था केरल, क्योंकि मुल्ला पेरियार डैम केरल में बना हुआ है, पेरियार रिवर के आसपास, और उसका जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है यानी ऑपरेशनल अथॉरिटी है वो किसके पास है? तमिलनाडु के पास है। 999 साल की लीज के लिए है तमिलनाडु के पास, इसीलिए केरल में चर्चा में था मुल्ला पेरियार डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में नेताजी अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो 2022 का नेताजी अवार्ड दिया गया है शिंजो आबे को। किसको? शिंजो आबे को। ये देख लीजिए, जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को नेताजी अवार्ड दिया गया है 2022 में। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो आबे, इनको 2022 के लिए नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसने दिया है? नेताजी रिसर्च ब्यूरो। ये हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो आबे, इन्हीं को 2022 के नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये अवार्ड रिसीव किसने किया? तो कोलकाता में काउंसिल ऑफ जापान है, नाम क्या है? नकामुरा युताका, उन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है। इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया में जापान के एम्बेसडर कौन है? सतोशी सुजुकी, इन्होंने एड्रेस किया इस इवेंट को। तो सतोशी सुजुकी और शिंजो आबे का नाम याद रखिए। शिंजो आबे का इसलिए क्योंकि सुभाष चंद्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, और सतोशी सुजुकी इंडिया में जापान के एम्बेसडर है इसलिए। तो बाकी मेरे ख्याल से ये भी इंपॉर्टेंट है कि जनवरी 2021 में शिंजो आबे को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, जो कि इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो में कितने मेंबर हैं टोटल? 30 मेंबर हैं नाटो में। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सारी कंट्रीज़ जो आपको दिखाई पड़ रही हैं, यूरोप, अमेरिका, जिसमें कनाडा भी शामिल है आपकी, वो सारी नाटो के मेंबर हैं। शीत युद्ध के दौरान नाटो की स्थापना की गई थी रशिया को टैकल करने के लिए। चर्चा में इसलिए है कि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 12 दिनों के लिए मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी में। ये 12 दिनों तक जो मैरीटाइम एक्सरसाइज होने, और इसका नाम क्या है? नेपच्यून स्ट्राइक 22। क्या? नेपच्यून स्ट्राइक 22। तो ये नाटो की मैरीटाइम एक्सरसाइज है, नेपच्यून स्ट्राइक 22। 12 दिनों तक चलेगी। पर्पस है मैरीटाइम कैपेबिलिटी को चेक करना, नाटो के जो सदस्य मेंबर हैं। बाकी मेरे ख्याल से यूएस का जो है हैरी ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर इसमें शामिल होगा, जो कि इतना खास नहीं, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। नाटो की बात करें, 1949 में नाटो की स्थापना हुई, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है? एडमिरल रॉब बोशर, यहाँ पे बोशर होगा मेरे ख्याल से, और 30 मेंबर हैं नाटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ? लखनऊ में हुआ।
सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का सेकंड एडिशन हुआ है लखनऊ में। इसमें वुमेन सिंगल में किसने टाइटल जीता है? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के दौरान वुमेन सिंगल में टाइटल जीता है पीवी सिंधु ने। किसने? पीवी सिंधु ने। यहाँ पढ़ सकते हैं वैसे चाहे तो। पीवी सिंधु ने हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में टाइटल जीत लिया है मालविका को हराकर। तो सिंधु ने जीता है। और सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है। सेम न्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई है। पीवी सिंधु ने लखनऊ में होने वाले सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट को जीता है, मालविका बंसोद को हरा दिया। ये सेकंड टाइम था सैयद मोदी टाइटल, ठीक है। 2017 के बाद पीवी सिंधु ने जीता है, बस इतना याद रखिएगा। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ में खेला गया। तो वुमेन कैटेगरी में पीवी सिंधु ने जीता है मालविका को हराकर। मेंस कैटेगरी में किसने जीता है? मेंस कैटेगरी में देखिए फाइनल मैच नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जो अर्नॉट मर्कल थे इनको हो गया कोविड। अर्नॉट मर्कल को हो गया कोविड, इसीलिए ये मैच नहीं हो पाया। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि सैयद मोदी टाइटल इसमें मेंस कैटेगरी में मैच नहीं हो पाया, किस पर्सन को कोविड हो गया था? तो अर्नॉट मर्कल को कोविड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरसी गंजू ने एक बुक लिखी है ऑपरेशन खात्मा। ऑपरेशन खात्मा बुक आरसी गंजू ने किसके साथ मिलकर लिखी है? तो ऑपरेशन खात्मा बुक को अश्वनी भटनागर और आरसी गंजू ने मिलकर लिखा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये है ऑपरेशन खात्मा। इस बुक को लिखा है अश्वनी भटनागर, आरसी गंजू ने, बस इतना याद रखिएगा। अश्वनी भटनागर और आरसी गंजू, ऑपरेशन खात्मा बुक। आरसी गंजू, अश्वनी भटनागर, ऑपरेशन खात्मा बुक। मेरे ख्याल से और कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 22 टेररिस्ट को मारने से रिलेटेड है ये ऑपरेशन खात्मा बुक, आरसी गंजू और अश्वनी भटनागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया चाहती है कि जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं इनके लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिल जाए, वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिल जाए लिविंग रूट ब्रिजेस को। ये भारत के किस राज्य में स्थित हैं? लिविंग रूट ब्रिजेस ये मेघालय में पाए जाते हैं, रबड़ के पेड़ से बनते हैं। यहाँ देख लीजिए ये हैं आपके लिविंग रूट ब्रिजेस। 50 मीटर तक की लंबाई होती है और आराम से आप इन पे ट्रेवल होकर निकल सकते हैं। छोटी मोटी नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं ये लिविंग रूट ब्रिजेस। हाल ही में इंडिया चाहता है कि इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिल जाए। तो सेम चीज़ यहाँ पर लिखी है, मेघालय के रूट ब्रिजेस के लिए इंडिया चाहता है कि इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिल जाए। रबड़ के टी को यूज़ करके इसका काम किया जाता है, लिविंग रूट बनाए जाते हैं। इनको मेघालय में जेंग जेरी कहते हैं, ठीक है। 50 मीटर से 1150 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और उनकी लेंथ होती है 50 मीटर। लिविंग रूट ब्रिजेस जयंतिया और खासी लोगों द्वारा ये निर्मित किए जाते हैं। मेघालय की अगर बात करें हम लोग तो मैप में देख लीजिए, ये है आपका मेघालय। चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा, गवर्नर है सत्यपाल मलिक। और जब आप वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो देखेंगे गारो खासी जयंतियाँ, ये पहाड़ियाँ पड़ेंगी मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समम स्कीम, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, ये किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो समम स्कीम लॉन्च की गई थी अप्रैल 2014 में। कब? अप्रैल 2014 में। अगर फिनेंशियल ईयर की बात की जाए तो 2014-15 में, वरना ये स्कीम लॉन्च की थी अप्रैल 2014 में। चर्चा में इसलिए है क्योंकि अगर ड्रोन परचेस करते हैं आप एग्रीकल्चर सेक्टर में तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी अनाउंस की है उसके लिए। देख लेते हैं हम लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समम स्कीम के तहत ड्रोन्स को परचेस करने के लिए सब्सिडी अनाउंस की है। वैसे मार्च 2023 तक फार्म मैकेनाइजेशन पर 40 से लेकर 100% तक की सब्सिडी दी जाएगी आपको समम स्कीम के तहत। उसके अलावा अगर आप ड्रोन परचेस करते हैं तो 100% जो कॉस्ट होगी ड्रोन की, या फिर मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक, इसकी सब्सिडी आपको दी जा सकती है। एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट जो हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं एग्रीकल्चर से, अगर वो कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करते हैं तो उनको ड्रोन परचेस करने के लिए 50% सब्सिडी या फिर 5 लाख। तो समम स्कीम फार्म मैकेनाइजेशन के लिए स्कीम लॉन्च की थी अप्रैल 2014 में, फिनेंशियल ईयर 2014-15 में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की स्कीम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियां अमोर मोतली किस कंट्री की प्राइम मिनिस्टर री इलेक्ट हुई हैं? मियां अमोर मोतली हाल ही में बारबाडोस की प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हैं आपकी मियां अमोर मोतली, कहाँ की? बारबाडोस की प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। मियां अमोर मोतली प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस 2018 में बनी थी, उसके बाद फिर से बन गई हैं। देखिए न्यूवेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है बारबाडोस, यानी
2021 में इसने आज़ादी पाई है ब्रिटिश रूल से। देखा जाए तो मतलब अभी तक डोमिनियन स्टेटस इसको प्राप्त था, लेकिन 2021 नवंबर में क्वीन एलिजाबेथ जो सेकंड हैं उनको हटा दिया गया, भैया ये नहीं रहेंगे और हम लोग संप्रभु रहेंगे। तो बारबाडोस बिल्कुल नई कंट्री है। हाल ही में मियाँ अमोर मोतेली यहाँ की क्या बन गई हैं, प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं री इलेक्ट। तो ये याद रखिएगा। बारबाडोस की बात करें तो ये साउथ अमेरिका के ऊपर छोटा सा आप टापू देखेंगे तो ये है बारबाडोस। कैपिटल क्या है, ब्रिज टाउन। क्या है, ब्रिज टाउन। ब्रिज टाउन इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है, बारबाडोस डॉलर। और अभी प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है, मियाँ अमोर मोतेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर सेटअप किया गया है। तो इंडिया का फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ में सेटअप किया गया है। कहाँ पर, लखनऊ में। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इंडिया की फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ में लॉन्च की गई है। बाकी कुछ खास है नहीं, लखनऊ में ये पैरा बैडमिंटन एकेडमी हो गई। द्रोणाचार्य अवार्डी जो हैं वो जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कई सारे लोग इसमें शामिल थे। तो पैरा बैडमिंटन एकेडमी इंडिया की कहाँ पर, लखनऊ में इस्टेब्लिश कर दी गई है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से कुछ खास है नहीं। हाँ ये देख लीजिए, खन्ना। इसके अलावा खन्ना जी ने क्या किया, गौरव खन्ना नाम है इनका, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्डी हैं गौरव खन्ना। उन्होंने एक क्वेस्ट फॉर फियरलेस सटलर्स प्रोग्राम को लॉन्च किया है। क्वेस्ट फॉर फियरलेस सटलर प्रोग्राम लॉन्च किया है 2018 और 2032 के पैरालंपिक्स में टैलेंट को खोजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ये किस वर्ष मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को, 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो 23 जनवरी को पराक्रम डे, 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को मनाया गया, ठीक है। एजुकेशन कैसे शांति व्यवस्था यानी पीस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकती है, इसके विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए। तो पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी 2019 को मनाया गया था, यानी नया ही है। इस बार थीम क्या है, चौथे इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन का, तो इस बार 4th टाइम मनाया जा रहा है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। उसका थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। क्या है, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। तो यूनेस्को द्वारा इसको मनाया जाता है, ठीक है। 2019 में पहली बार मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले। और याद रखिएगा, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये भी आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया जाता है उसकी प्राइस मनी कितनी होती है। देखिए, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में 51 लाख दिया जाता है, इंडिविजुअल कैटेगरी में 5 लाख दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार अनाउंस कर दिए हैं इस साल के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्किम स्टेट को इस बार मिला है, ये देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसको मिला है, विनर है गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 इंस्टीट्यूशनल की कैटेगरी में किसको मिला है, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसको मिला है। इंडिविजुअल कैटेगरी मिला है प्रोफेसर विनोद शर्मा, सिक्किम यूनिवर्सिटी के हैं प्रोफेसर विनोद शर्मा। तो जो इंडिविजुअल कैटेगरी में उनको 5 लाख और जो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में 51 लाख मिला जाएगा, ठीक है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये अथॉरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इस्टेब्लिश की गई थी। आपदा प्रबंधन किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, होम मिनिस्ट्री के तहत। तो बस इतना ही याद रखिएगा, सिर्फ भारतीय नेशनल या फिर इंडियन इंस्टीट्यूशन ही सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 5 लाख 51 लाख गुजरात इंस्टीट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में, और इंडिविजुअल कैटेगरी में किसको, प्रोफेसर विनोद शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसमें किस इंडियन फिल्म में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है। तो हाल ही में जो 20वां ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसमें कुझंगल, किसने, कुझंगल, इसने बेस्ट इंडियन फिल्म का अवार्ड जीता है। ये देख लीजिए, न्यूज़ ऑन एयर की न्यूज़ है, इंडिया की कुझंगल जो है बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान। तो ये मेरे ख्याल से इतना ही इनफ रहेगा। बाकी पीवी विनोद राज, इनके द्वारा ये कुझंगल जो है मूवी डायरेक्ट की गई थी। तो हाल ही में 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान कुझंगल को बेस्ट इंडियन मूवी का अवार्ड मिला है।
बेस्ट एक्टर का जयसूर्या को मिला है, ठीक है। बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर का इंद्राणी रॉय चौधरी को मिला है, ठीक है। ये कुछ खास नहीं। अच्छा, इंडियन मिल मूवी बता दी मैंने आपको, कुशंगल। बांग्लादेशी फिल्म मयार जोंजल, मयार जोंजल। बाकी कुछ खास नहीं है। 20वां ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में घरकिन्स यानी जो आपके खीरे होते हैं उनका टॉप प्रोड्यूसर स्टेट कौन है? तो हरियाणा। आज ही सुबह पीआईबी में मतलब कि पढ़ा था हम लोगों ने कल। इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो गया है कुकुम्बर और घरकिन्स का, खीरों का, ठीक है। तो देख लीजिए आप, इंडिया ने अप्रैल से अक्टूबर 2021 के बीच में $114 मिलियन का कुकुम्बर घरकिन्स एक्सपोर्ट किया है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो गया है कुकुम्बर एंड घरकिन्स का, कौन? इंडिया। $114 मिलियन पहले हाफ में, ठीक है। इंडिया ने $200 मिलियन का मार्केट क्रॉस कर दिया है। अगर एपिटा की बात की जाए तो मेरे ख्याल से कुछ और ख़ास नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कुकुम्बर और घरकिन्स, इंडिया में सबसे ज़्यादा टॉप प्रोड्यूसर स्टेट है हरियाणा। कुकुम्बर घरकिन्स जायद की फसल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरीबाती मोस्ट आइसोलेटेड आइसलैंड है वर्ल्ड में। देखिए, पेरू और किरीबाती इस समय बहुत चर्चा में है। किरीबाती इसलिए क्योंकि जब से कोविड की वेव आई है पहली बार यहाँ पे लॉकडाउन लगाया है, इसीलिए किरीबाती चर्चा में है। ये पैसिफिक ओशियन में है। अभी इसकी मैप में लोकेशन देखेंगे, आप देख लीजिए। रिमोट नेशन पैसिफिक गोज इनटू लॉकडाउन फॉर द फर्स्ट टाइम। किरीबाती की बात की जा रही है, पहली बार लॉकडाउन लगा है थर्ड वेव में। थर्ड वेव में किरीबाती भी अछूता नहीं रहा। तो किरीबाती नॉर्थ अमेरिका से 4800 किलोमीटर दूर है पैसिफिक ओशियन में। 2 कोविड-19 केसेस देखे गए हैं किरीबाती में और वहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, ठीक है। इंडिपेंडेंट आइसलैंड कंट्री है किरीबाती। ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहा है, 1979 में इसको आज़ाद कर दिया गया, ठीक है। किरीबाती वर्ल्ड का लार्जेस्ट एटोल है, याद रखिएगा। किरीमाती वर्ल्ड का लार्जेस्ट अटोल है जो कि किरीबाती में ही स्थित है। अटोल ये देख लीजिए, लार्जेस्ट अटोल है किरीमाती, जो कि किरीबाती में ही स्थित है। तो पैसिफिक ओशियन में है, ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी दूर, नॉर्थ अमेरिका से काफ़ी दूर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभाष भौमिक हाल ही में निधन हो गया, बिलोंग करते थे। तो वेस्ट बंगाल से होंगे सुभाष भौमिक जी। कैसे गेस किया मैंने? फुटबॉल हाथ में इनके, इसलिए। इंडिया में जो फुटबॉलर हैं मोस्टली वो वेस्ट बंगाल से हुए थे पहले। तो सुभाष भौमिक हाल ही में इनका निधन हो गया। इंडियन फुटबॉल टीम के मेंबर रह चुके थे, ठीक है। 1970 के एशियन गेम में ब्रॉन्ज मेडल भी जितवाया था। तो सुभाष भौमिक हाल ही में निधन हो गया। कल से मैं कोशिश करूंगा द हिंदू जो है पेपर फॉर्मेट में लाया जाए या फिर पीपीटी फॉर्मेट में। शायद आप लोगों को इस तरह से पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन यही बेस्ट वे था। मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर।